मान लीजिए अगर आपका घर अर्थ पे ना होता और आप सी में रहते, ना कोई नेशनैलिटी ना ही कोई आइडेंटिटी, तो आपकी लाइफ कैसी होती? ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। बजाओ कम्युनिटी के लोग समुंदर में रहते हैं, यानी कि हाई सीज में। वो रेयरली जमीन पर आते हैं और बिना किसी आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम या फिर स्कूबा गियर के समुद्र के 13 फीट अंदर तक जा सकते हैं। वैसे आज हम इस कम्युनिटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम हाई सीज से जुड़ा एक ऐसा ही लैंडमार्क केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ इटली थ्रू एम्बेसडर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं इस केस में हुआ क्या। भारत के मछुआरों की एक नाव जो कि इंडिया की कोस्ट लाइन से 20.5 नॉटिकल माइल्स पर तैर रही थी, जिसका नाम था सेंट एंटनी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका से अफ्रीका की तरफ एक इटालियन कॉमर्शियल वेसल बढ़ रही थी, जिसका नाम था एनरिका लेक्सी। इस वेसल को 2 इटालियन सर्जन्स मैसिमिलियानो लेटोर और साल्वाटोर गिरोन लीड कर रहे थे। अब होता ये है कि दोनों सर्जन्स इटालियन वर्जन ऑफ स्टोरी के अनुसार इंडियन वेसल को एक पायरेट वेसल समझकर गोली मार देते हैं और वहीं पर 2 मछुआरों की मौत हो जाती है। अब इसके बाद जब इंडियन कोस्ट गार्ड को इस बात का पता चलता है, तो वो इटालियन वेसल को कोचीन जाने के लिए ऑर्डर करते हैं। दोनों सर्जन्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया जाता है। उसके बाद इस अरेस्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि असल में ये केस था क्या। ये जुरिस्डिक्शन क्या चीज है? जुरिस्डिक्शन का मतलब है न्याय अधिकार क्षेत्र, यानी कि कोर्ट किन मामलों पर या कितने अधिकार क्षेत्र में न्याय कर सकता है। जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, ओरिजिनल, अपीलेट या फिर पेक्यूनरी हो सकती है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन, यानी कि कोर्ट किन सब्जेक्ट से रिलेटेड बातों को डिसाइड करेगा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी कि कितनी टेरिटरी के ऊपर कोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र चलेगा। उसके बाद पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन यानी कि पैसे से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन, यानी कि कहां तक और पैसे की कितनी लिमिट तक फाइन या फिर कॉस्ट इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि जो नए केस इनिशिएट हुए हैं वो कौन से नए केसेस कोर्ट सुनेगा। और उसके बाद एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो कि हायर कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स के बाद चैलेंज की गई प्लीज को सुनने का अधिकार देता है। इसके अलावा एक एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन है। एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन वो जुरिस्डिक्शन है जो कि कोर्ट्स को हाई सीज के ऊपर हुए ऑफेंसेस को सुनने का अधिकार देती है और उन्हें ट्राई करने की भी जुरिस्डिक्शन देती है। एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन के पीछे ये प्रिंसिपल है कि एक शिप जो कि हाई सीज में फ्लोट करती है एक आइलैंड की तरह है ना इंटरेस्टिंग? भारत में एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1894 के तहत लाई गई थी। एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन 2 तरह के क्राइम से डील कर सकती है। जब इंडियन शिप्स हाई सीज में हो और उन पर कोई क्राइम कमिट हो जाए। दूसरा, जब कोई फॉरेन शिप इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में हो और उन पर कोई क्राइम कमिट हो जाए। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। अब जाहिर सी बात है ये कोस्ट लाइन एक बराबर तो है नहीं, तो कोस्ट लाइन से सी तक का डिस्टेंस कैसे नापा जाए? इसे नापने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बॉर्डर पर ड्रॉ की जाती है, यानी कि कोस्ट लाइन पर, और इसे बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन से सी के 12 नॉटिकल माइल्स तक आईपीसी की जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि उस स्टेट की जिस स्टेट के साथ लगती वो कोस्ट लाइन है।
24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टेगियस जोन होता है और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए इंडिया के पास या फिर किसी भी कंट्री के पास अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने की छूट रहती है। और इसके बाद आते हैं हाई सीज, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हाई सीज शुरू होते हैं। हाई सीज पर किसी भी नेशन की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट में पिटिशनर्स के तौर पर सर्जेंट एम लेटोर, एस जेरोन और रिपब्लिक ऑफ इटली मौजूद थे। उनका सबसे पहला आर्गुमेंट ये था कि वो किसी तरह के मर्डर में इन्वॉल्व थे ही नहीं, बल्कि वो वेसल की सिक्योरिटी का पार्ट थे। उनका कहना था कि उन्होंने अलार्म्स, हॉर्न्स और फ्लैशलाइट के माध्यम से इटालियन वेसल को वार्न करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ उन्होंने एक सिक्योरिटी सिग्नल भी दिया विच इंटीमेटेड मेनी नेवीज इंक्लूडिंग इंडियन नेवी। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंडियन वेसल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, इसीलिए उन्हें ये विश्वास हो गया था कि ये एक पायरेट्स की वेसल है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये इंसिडेंट 20.5 नॉटिकल माइल्स पर हुआ है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर कंटेगियस जोन में। इसीलिए स्टेट ऑफ केरला की तो इस पर कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सेक्शन 4 आईपीसी ये कहता है कि इंडिया में सिर्फ उन्हीं क्रिमिनल मैटर्स को पिनलाइज किया जाएगा या फिर ट्राई किया जाएगा जो कि इंडिया की अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आते हों। अब इसके बाद इंटरनेशनल हथियार खेला गया, यानी कि सेक्शन 87 के 1 का ए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ये कहता है कि आपको यानी कि किसी भी वेसल को किसी भी दूसरे नेशन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सेलिंग का बिना उस सोवरेन कंट्री की इंटरफेरेंस के अधिकार है। उसके बाद 97 ऑफ यूएन क्लोज ये कहता है कि हाई सीज में अगर कोलिजन होता है या फिर कोई इंसिडेंट ऑफ नेविगेशन होता है तो उसके लिए जो भी डिफॉल्टर शिप होगी या वेसल होगी उसका जो फ्लैग स्टेट होगा उसे सिर्फ वही पेनलाइज कर सकता है या फिर उससे जुड़े किसी भी मैटर की जुरिस्डिक्शन उसके फ्लैग स्टेट की होगी। आखिरी आर्गुमेंट ये दिया गया कि चूंकि वेसल या फिर दोनों सर्जन्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, इसीलिए उन्हें फंक्शनल इम्यूनिटी दी जानी चाहिए और उन पर लगे सारे चार्जेस नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाने चाहिए। अब आती है यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ केरला की बारी, जो कि रिस्पोंडेंट्स के तौर पर कोर्ट में मौजूद थे। रिस्पोंडेंट्स का ये कहना था कि सबसे पहले इंसिडेंट होने के बाद इटालियन वेसल ने लगभग 39 नॉटिकल माइल्स कवर किए, यानी कि लगभग 3 घंटे तक लगातार ट्रैवल किया बिना कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किए, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो को भी किसी इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया, जो कि मैंडेटरी प्रोसीजर की ब्रीच है। इसके बाद जब भी हाई सीज में वेसल्स ट्रैवल करती हैं तो उन्हें एक लॉग बुक मेंटेन करना होता है, जिसमें कि उनकी यात्रा के दौरान होने वाले हर इंसिडेंट का लेखा जोखा रखा जाता है। लेकिन इटालियन वेसल की लॉग बुक में ऐसे किसी इंसिडेंट का लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद इंडियंस का ये कहना था कि दिन में फ्लैशलाइट से वार्निंग देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में हुए इस इंसिडेंट में फ्लैशलाइट विजिबल ही नहीं होती। उसके बाद उनका ये कहना था कि इटालियन वेसल और इंडियन वेसल के बीच लगभग 100 मीटर्स का रीजनेबल डिस्टेंस था। फायरिंग करना डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस का लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। किसी भी इंडियन फिशरमैन ने इटालियन वेसल में जाने की कोशिश नहीं की, यानी कि किसी भी तरह का कोई इमिनेंट डेंजर मौजूद नहीं था। इसीलिए फायरिंग करना अननेसेसरी था और इंटेंशनली, मर्सीलेसली दोनों मछुआरों का मर्डर किया गया है।
अगर गोली पानी में भी चलाई गई होती तब भी मछुआरों की मौत कैसे हो जाती। इटालियन वेसल के पास पायरेसी से डील करने का कोई प्रॉपर प्लान मौजूद नहीं था। अगर वेसल इंडियन वेसल ना होकर सच में कोई पायरेट्स की वेसल होती तो क्या उनके पास फायरिंग का ही ऑप्शन होता या फिर उनके पास कोई प्रॉपर प्लान मौजूद था इससे डील करने के लिए? नहीं। और सब जानते हैं कि केरला का कोस्ट पायरेसी से फ्री है, जबकि वहां पर फिशरमैन का पाया जाना एक बहुत कॉमन बात है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कोस्टल स्टेट्स, जिसको कि इटली की वेसल ने ब्रीच किया है। अगर हम आर्टिकल 97 ऑफ यूएन क्लॉज की बात करें तो अगर हम उसकी भाषा को ध्यान से देखें तो वो हाई सीज की जुरिस्डिक्शन की बात करता है, यानी कि अगर हाई सीज में कोई कोलिजन या फिर इंसिडेंट ऑफ नेविगेशन होता है। अब ये इंसिडेंट ऑफ नेविगेशन क्या है? इंटरनेशनल लॉ कमीशन के अनुसार अगर किसी सबमरीन की टेलीग्राफ, टेलीफोन या फिर हाई वोल्टेज वायर्स में किसी तरह का कोई डैमेज आ जाता है तो उसे इंसिडेंट ऑफ नेविगेशन कहा जाएगा। अब जब यहाँ पर इंसिडेंट ऑफ नेविगेशन नहीं है तब लोटस रूलिंग अप्लाई होगी। अब ये लोटस रूलिंग क्या है? 1927 में फ्रेंच शिप SS लोटस और एक टर्किश स्टीमर में कोलिजन हो गया। अब सवाल फिर से वही था, जब टर्किश सेलर्स डूब गए तो इस केस पर किसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी? वहीं दूसरी तरफ टर्किश गवर्नमेंट ने फ्रेंच शिप के जो ऑफिसर ऑन वॉच थे उन्हें प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसे चैलेंज कर दिया। इसके बाद ये मामला जब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में पहुंचा तो उन्होंने ये रूल किया कि टर्की के पास प्रोसिक्यूट करने का पूरा पूरा अधिकार है, जबकि आर्टिकल 97 ऑफ यूएन क्लोज जो बाद में बना इस रूलिंग को नलिफाई करने के लिए ही बनाया गया था। अब हम वापस चलते हैं अपने केस पर। हाई कोर्ट में दो इश्यूज लगाए गए, जिनमें से पहला ये था कि क्या इटालियन साइड को इंडिया की ही जुरिस्डिक्शन या फिर केरला की ही जुरिस्डिक्शन के अंडर प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, क्या ये जायज है? और दूसरा था सोवरेन इम्यूनिटी के ऊपर, यानी कि फंक्शनल इम्यूनिटी, कि क्या इटालियन सर्जेंट्स को सोवरेन इम्यूनिटी दी जानी चाहिए। इस पर केरला हाई कोर्ट ने अपनी बहुत सुंदर जजमेंट दी। केरला हाई कोर्ट का ये कहना था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी इंडिया की आईपीसी की जुरिस्डिक्शन है और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज कोस्टल स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कहता है। इसीलिए इटालियन साइड को केरला में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और चूंकि वेसल एक कॉमर्शियल वेसल थी और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज या स्टेट की ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्हें सोवरेन इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद इटालियन साइड ने गुस्से में आकर इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिपब्लिक ऑफ इटली का ये कहना था कि चूंकि ये इंसिडेंट 20.5 नॉटिकल माइल्स यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ है, इसीलिए इस पर स्टेट ऑफ केरला की कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कह के खारिज किया कि 1981 वाली नोटिफिकेशन और साथ ही साथ सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के अनुसार केरला पुलिस और केरला कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स तक बढ़ाया जा सकता है। इस पर रिपब्लिक ऑफ इटली का ये कहना था कि आईपीसी या सीआरपीसी का कोई भी प्रोविजन यूनियन ऑफ इंडिया को जुरिस्डिक्शन देगा, ना कि स्टेट ऑफ केरला को। अगला आर्गुमेंट क्या था? अगले आर्गुमेंट में ये कहा गया कि चूंकि दोनों मरीन्स इटली की रॉयल नेवी का पार्ट थी, इसलिए उनसे जुड़ी हुई किसी भी टसल या प्रॉब्लम का कंसर्न रिपब्लिक ऑफ इटली का होगा, ना कि स्टेट ऑफ केरला का। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल ऑफ रोम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका था और दोनों सर्जन्स को 21 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलने की भी संभावना थी अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाते। इसीलिए ये इशू
अब दो नेशंस के बीच का इशू बन चुका था। केरला भारत का सिर्फ एक पार्ट था, इसीलिए केरला के पास इस मामले को ट्राई करने की कोई भी जुरिस्डिक्शन मौजूद नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया का ये कहना था कि सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी अप्लाइज टू ऑल ऑफेंडर्स विद इन इंडिया, जबकि रिपब्लिक ऑफ इटली ने इसके जवाब में ये कहा कि आईपीसी 1862 में बना और साथ ही साथ यूएन क्लॉज 1982 में, और इंडिया इसका सिग्नेटरी 1995 में बना। इसीलिए इंडिया का ये प्रेरोगेटिव हो जाता है अंडर द आर्टिकल 51 सब क्लॉज सी और आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज का सम्मान करे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएन क्लॉज से पहले मैरिटाइम जोन्स एक्ट हुआ करता था, जो कि सभी तरह के सी लॉज को गवर्न किया करता था और बिल्कुल यूएन क्लॉज से ही कॉन्सोनेंस में है, यानी कि उसी की भाषा बोलता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड किया, जिसमें कि दोनों मछुआरे जिनकी मौत हुई थी 1-1 लाख का मुआवजा देने की बात कही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, ना कि केरला पुलिस। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 188 के अनुसार जब भी कोई क्राइम होता है जो कि आउटसाइड इंडिया है, या तो भारत के किसी नागरिक के द्वारा या फिर भारत में रजिस्टर्ड किसी एयरक्राफ्ट या शिप के ऊपर कोई ऐसा क्राइम होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर असेंट के बिना उस पर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए केरला की जुरिस्डिक्शन को भी खत्म किया गया और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी केरला पुलिस से लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी गई। साथ ही साथ सर्जेंट मैसिमिलियानो लेटोर जो कि बीमार थे और मेडिकल लीव चाहते थे, उन्हें भी इटली जाकर अपना इलाज करवाने की अनुमति दे दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरी लीनियंसी इटालियंस के साथ दिखाई। अब इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली में ही एक स्पेशल कोर्ट सेटअप करने की बात कही, जहां पर इस मामले का ट्रायल चलाया जाएगा। अब इस कोर्ट में वापस से जुरिस्डिक्शन चेंज की गई और इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेकर सीबीआई को दे दी गई, क्योंकि इससे इटली की एक इमेज पर हार्म हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये कोई टेररिस्ट केस है। अब इसी बीच यूनियन ऑफ इंडिया और केरला पुलिस ने रिपब्लिक ऑफ इटली पर, या फिर कह लीजिए कि इटालियन सर्जेंट्स पर सुआ के अंडर चार्जेस लगा दिए थे, यानी कि सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अगेंस्ट द मैरिटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट। अब इन चार्जेस को रिजॉल्व करने की बारी आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इटली मिलकर इस पर बात करें कि इन चार्जेस को ड्रॉप किया जाना है या नहीं। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ मिलकर उस टाइम की गवर्नमेंट ने सुआ चार्जेस को ड्रॉप कर दिया। ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इटली इस मामले को लेकर इटलॉस तक पहुंचा, यानी कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज, और वहां पर भी इटली का यही कहना था कि इंडिया मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग एनरिका लेग्जी एंड बोथ द सर्जेंट्स, यानी कि इंडिया की इस मामले पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। आर्टिकल 97 और आर्टिकल 787 ऑफ द यूएन क्लॉज उन्हें किसी भी तरह की प्रोसिक्यूशन चलाने से रोकता है, इसीलिए उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। इंडिया ने ये प्लीड किया कि आर्टिकल 87 ऑफ द यूएन क्लॉज एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एब्सोल्यूट नहीं है। इसीलिए इंडिया के पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए और अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए दोनों सर्जेंट्स को प्रोसिक्यूट करने का पूरा अधिकार है, जबकि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने यह कहा कि दोनों साइड्स को अपनी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर देना चाहिए, जिससे कि
जब ट्राइब्यूनल अपनी जजमेंट दे तो उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब इसके बाद क्या हुआ, ये मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंचा। इटली ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये कहा कि कोर्ट को जल्दी से जल्दी इस मामले के ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन को एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने आर्टिकल 56, 58 ऑफ द यूएन क्लोज, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर यानी कि किसी और कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर सेलिंग का फ्री अधिकार देता है, उसे ब्रीच किया है। साथ ही साथ आर्टिकल 87 और आर्टिकल 89 ऑफ द यूएन क्लोज, आर्टिकल 87 फिर नेविगेशन की फ्रीडम की बात करता है, इटली के इस राइट को भी ब्रीच किया है। आर्टिकल 97 ऑफ द यूएन क्लोज, जो कि ये कहता है कि हाई सीज में हुए किसी भी ऑफेंस में सिर्फ फ्लैग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेनलाइज करने की, उसे भी ब्रीच किया। साथ ही साथ इंडिया ने एनरिका लेग्जी की बोट को रास्ता बदलने के लिए कहा जब उन्होंने गोली चला दी उसके बाद, यानी कि इंडिया ने उन्हें एंटी पायरेसी मेजर्स लेने से भी रोका है। अब इंडिया को शिप को डिटेंशन में रखने का और उन्हें प्रोसिक्यूट करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि दोनों सर्जन्स को जो डिस्कम्फर्ट इतने टाइम तक हुआ है और उनकी इमेज खराब हुई है, उसके लिए उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इंडिया ने भी लगभग सेम ही आर्टिकल्स पर प्लीडिंग की। इंडिया का कहना था कि भारत के 2 मछुआरे मारे गए, इसीलिए इंडिया की इस मामले पर जुरिस्डिक्शन आ जाती है। साथ ही साथ आर्टिकल 56, आर्टिकल 58 जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पर राइट्स की बात करता है, इंडिया के उन राइट्स को भी ब्रीच किया गया क्योंकि इंडिया की शिप भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर थी और उन पर गोलियां चलाई गई। साथ ही साथ आर्टिकल 87 और आर्टिकल 89 यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि इंडिया ने भी यही कहा कि भारत के मछुआरों को भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अधिकार था, लेकिन उनका भी राइट ब्रीच हुआ। इसीलिए इटली को प्रोसिक्यूट करने का उनके पास अधिकार था और दोनों मछुआरों को जिनकी मौत हुई उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ इस मामले की जुरिस्डिक्शन इंडिया के पास ही रहनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने अवार्ड में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि इटालियन वेसल्स ने इंडियन फिशरमैन पर गोली चलाकर उनकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वायोलेट किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इटली को भारतीय मछुआरों को कॉम्पनसेशन देना होगा, लेकिन बाकी सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। और ये भी कहा गया कि इटली ने और किसी भी तरह के लॉ की वायलेशन नहीं की है और इंडिया को अब अपनी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड करना होगा और अब बाकी की सारी प्रोसीडिंग्स इटली में ही चलेंगी। अब हमें ये देखना है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने अवार्ड में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि इटालियन वेसल्स ने इंडियन फिशरमैन पर गोली चलाकर उनकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वायोलेट किया है। इटली को भारतीय मछुआरों को कॉम्पनसेशन देना होगा, लेकिन बाकी सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। और ये भी कहा गया कि इटली ने और किसी भी तरह के लॉ की वायलेशन नहीं की है और इंडिया को अब अपनी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड करना होगा और अब बाकी की सारी प्रोसीडिंग्स इटली में ही चलेंगी। The tribunal found that the Italy was not violating Article 56, 58 and 87 of the UN clause. अब भारत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जाती है एक एप्लीकेशन के साथ विद द कॉन्सोनेंस ऑफ द अवार्ड ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि अब सभी मामलों को भारत में बंद किया जाएगा। लेकिन हमने इतने पुराने केस पर बात क्यों की, हमने इस घड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ा? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के 9 मछुआरे, 2 मछुआरों की तो डेथ हो गई थी और उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जा चुका था, लेकिन जो 9 मछुआरे बचे थे उनको भी 5 लाख ईच देने के लिए कहा, जिससे कि उनके हुए नुकसान की भी भरपाई की जा सके। इस सारे केस का ये कंक्लूजन निकलता है कि भारत ने लगभग 8 साल पुराने अपने केस पर जुरिस्डिक्शन को लूज कर दिया गया
हालांकि भारत पूरे ग्राउंड्स पर नहीं हारा और इटली के द्वारा भारतीय मछुआरों को कॉम्पनसेशन दिया गया, लेकिन अभी भी इटली में प्रोसीडिंग्स बाकी हैं। बाकी की कहानी जानने के लिए, यानी कि आगे क्या हुआ, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।